everyone, welcome to IQ classes with another video of chapter 9, problem of deficient demand and excess demand. In our last video we have done problem of deficient demand with reasons and impact. In this video today we are doing problem of excess demand with reasons and impact, and also the difference between problem of deficient demand and excess demand. And more than that is very necessary. If you have any type of doubt, you can ask me in comment section. Now let's start problem of excess demand. Excess demand means excess of aggregate demand. तो जब aggregate demand ज़्यादा हो जाती है आफ्टर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जब हम फुली यूटिलाइज कर लेते हैं इकॉनमी में, उसके बाद जितनी एग्रीगेट डिमांड राइज होती है उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है. उस प्रॉब्लम को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड. तो देखिए डेफिनेशन ऑफ एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. तो जब क्या है, when aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment level, mean to say जब इकॉनमी में full employment equilibrium establish हो जाता है उसके बाद अगर aggregate demand rise होती है तो उसको हम बोलते हैं excess demand. तो इसको हम इजी करके कैसे लिख सकते हैं, when aggregate demand is greater than aggregate supply corresponding to फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. हमने ये प्रॉब्लम देखनी है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब इकॉनमी का फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब हुआ है उसके साथ हमने कोरिलेट करना है इस प्रॉब्लम को. तो यहाँ पे देखिए इसको हम डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं. तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. दिस इज द ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. On x-axis I have taken income, output, employment and GDP, and on y-axis I am taking aggregate demand. So यहाँ पे क्या है कि ये जो है 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे 45 डिग्री लाइन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इसको हम इनकम लाइन भी बोलते हैं. तो इसके साथ हम ड्रॉ करेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व. ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व. ये क्या होगा, जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है वो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट. इकॉनमी का इक्विलिब्रियम लेवल एस्टेब्लिश हो गया जहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इक्वल. तो यहाँ पे इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलेंगे. कौन सा बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट. ओवाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इकॉनमी जो है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बाद जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो राइज होती है, राइज हो गई, मान से एग्रीगेट डिमांड जो है वो ये हो गई राइज. ये बिल्कुल इसके पैरेलल होनी चाहिए एग्रीगेट डिमांड. ये जो पहली एग्रीगेट डिमांड थी वो फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड थी. यहाँ पे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज किए थे, उतनी डिमांड थी एग्रीगेट डिमांड. तो ये जो है एग्रीगेट डिमांड जितनी प्रोड्यूस कंज्यूमर्स ने प्लान करी है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस पॉइंट पे इक्वल करते हैं, तो इसको हम E1 पॉइंट बोलेंगे. तो यहाँ पे क्या है, ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है. फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद वाला जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन. लेकिन हमने जो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम करनी है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू किससे करनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेटेड, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के साथ रिलेटेड. तो इसी लाइन को जो हमने यहाँ पे ड्रॉप करी थी इनकम लाइन लेने के लिए, तो इसी लाइन को हम ऊपर खींच देंगे. ये जो इसको हम जो एग्रीगेट डिमांड के साथ कट करेगी, जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है उसके साथ कट करेगी, उस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं G. तो ये जो E और G का डिफरेंस हो गया, ये इतना गैप जो हो गया, ये डिफरेंस जो हो गया, यही क्या है, एक्सेस डिमांड. ये क्या है, एक्सेस डिमांड.
EG इज इक्वल टू एक्सेस डिमांड। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और जो एक्चुअल में प्लान किया गया एग्रीगेट डिमांड है उसका जो डिफरेंस है दैट इज एग्रीगेट डिमांड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। अब जब डिमांड जो है रिसोर्सेज इकोनॉमी में फुली यूटिलाइज कर लिए गए हैं, नो कैपेसिटी है, मीन टू से इकोनॉमी में और आउटपुट जनरेट नहीं हो सकता है, तो आउटपुट बढ़ नहीं सकता लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस राइज हो जाएंगे। प्राइसेस राइज होने को मतलब कहते हैं कि इन्फ्लेशन राइज हो गया। तो इतना जो गैप है इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium। तो ये क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया है। तो दोबारा से मैं एक बार डायग्राम समझा देती हूँ। तो ये जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इनकम लाइन बोलते हैं इसको, 45 डिग्री लाइन है। तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बाद, मतलब ये जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए चाहिए थी वो एग्रीगेट डिमांड है फुल, इसको हमने ADF का नेम दिया है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मीन टू से रिसोर्सेज जो है फुली यूटिलाइज हो चुके हैं। इसके बाद जो डिमांड बढ़ी है उसको मैंने ADP का नेम दिया है, मीन टू से प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, जो कंज्यूमर्स ने और प्रोड्यूसर्स ने मिलकर प्लान करी है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, तो इसको हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, E1 नेम दिया है। लेकिन ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन से के साथ हमने एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को कनेक्ट नहीं करना है, हमने किसके साथ करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ। स्पेशली मैंने यहाँ पे लिखा था कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ ये वाली लाइन को हमने ऊपर बढ़ाया, तो ये जो गैप है EG का, इसी को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड और इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। अब हम करेंगे इसकी, आप इसकी एक्सप्लेनेशन कर देना। इसके बाद हम कर रहे हैं रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड राइज क्यों होती है, उसके क्या क्या रीजंस हैं। स्टूडेंट्स, हमने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स करे थे और मैंने पिछली वीडियो में आपको जो डेफिशिएंट डिमांड कराई है उसके रीजंस कराए हैं। बिल्कुल इसके ऑपोजिट रीजंस हैं ये, जो जिन चीज़ों को हमने उसमें इंक्रीज करा था उसमें इसमें हमने डिक्रीज कर देना है, और जो हमने डिक्रीज करे थे उसमें इसमें हमने क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। तो सबसे पहले जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स बताए थे मैंने आपको, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, C मीन टू से कंजप्शन, प्लस I इन्वेस्टमेंट, प्लस G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड प्लस क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स, X माइनस M, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स को क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये कंपोनेंट्स के हिसाब से ही हमने इसके रीजंस लिख देने हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो राइज होती है उसका फर्स्ट रीजन देखें, C मीन टू से कंजप्शन। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जब राइज होता है तो एग्रीगेट डिमांड राइज होती है, राइज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, rise in consumption expenditure mean to say the willingness of the people to consume goods will rise, MPC will rise। तो MPC जो है जब राइज हो जाती है तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइज हो जाती है। ये जो MPC है वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से भी राइज हो जाती है, या फिर लोगों की जब थोड़ी थोड़ी इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है तो वो उनका जो खर्चा है, कंजप्शन है, वो भी क्या है, बढ़ती है। तो इस वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ने लगती है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है राइज इन इन्वेस्टमेंट, राइज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, तो जब इन्वेस्टमेंट राइज होगी तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली राइज हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट क्यों राइज होती है, इन्वेस्टमेंट या तो प्रोड्यूसर्स की जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है उनको लगता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने से उनकी इनकम बढ़ जाएगी तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, या फिर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स लेते हैं और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से भी एग्रीगेट डिमांड राइज होती है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जो है अलग अलग टाइप्स के खर्चे करती है,
लोगों की वेलफेयर के लिए खर्चे करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करती है। तो इतने सब खर्चे करने से जो उनका गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता है। लोगों की वेलफेयर के लिए राशन डिपोज खोलती है, स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, ये सब खोलती है, तो चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से भी एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइज होता है। फिर इसके बाद आ गया एक्सपोर्ट्स राइज होना, राइज इन एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स राइज हो गए हैं ड्यू टू कंपैरेटिव लो प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। मीन टू से कंपैरेटिवली जो फॉरेन कंट्रीज के साथ कंपैरेटिव जो डोमेस्टिक कंट्री की जो चीज़ों की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा लो हो गई हैं। तो इस वजह से जो फॉरेनर्स हैं वो प्राइसेस से अट्रैक्ट होके चीज़ें ज़्यादा डिमांड करते हैं और इकॉनमी के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो राइज होते हैं। इस वजह से एग्रीगेट डिमांड भी राइज होता है। फिर इसके बाद आता है फॉल इन इम्पोर्ट्स। फॉल इन इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा फॉल हो जाते हैं बिकॉज डोमेस्टिक जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। तो फॉरेन कंट्री की जो चीज़ें हैं वो उनको लगता है कि लोगों को लगता है कि वो कॉस्टली हैं, इस वजह से जो इम्पोर्ट्स हैं वो क्या है, कम हो जाते हैं। इम्पोर्ट्स कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फॉल इन टैक्सेस। जब गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस करती है, गवर्नमेंट जब टैक्सेस रिड्यूस करती है तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाती है। जो रियल इनकम बढ़ने की वजह से लोग जो हैं वो खर्चा ज़्यादा करते हैं। इस वजह से क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड राइज होती है। जो लास्ट पॉइंट है दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी, प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स। जब गवर्नमेंट न्यू नोट्स प्रिंट करती है तो मनी सर्कुलेशन बढ़ जाता है। मनी सर्कुलेशन बढ़ने से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, कैश इन हैंड लोगों के पास बढ़ जाता है। तो कैश इन हैंड लोगों के पास बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइज हो जाती है। तो 7 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, रीजंस ऑफ राइज इन एग्रीगेट डिमांड। नाउ लेट्स डू इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है ये डिजायर्ड सिचुएशन नहीं है। डिजायर्ड सिचुएशन नहीं है तो इससे क्या होगा, इकॉनमी के जो आउटपुट लेवल है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है और जनरल प्राइस लेवल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज इफेक्ट ऑन आउटपुट। तो एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है, एक्सेस डिमांड होने से आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज आउटपुट लेवल नहीं बढ़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो फुली यूटिलाइज हो चुके हैं। इकॉनमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रही है। तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, आइडल कैपेसिटी नहीं है। तो जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो चुके हैं तो आउटपुट कहाँ से प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब है आउटपुट लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। No increase in, not rise in, no rise in output. आउटपुट लेवल में चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से सेकंड इफेक्ट है दैट इज इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जब आउटपुट नहीं होगा, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, जो आउटपुट ही नहीं बढ़ना है तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगी। नो चेंज इन आउटपुट लेवल, नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल, नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल, नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज राइज इन जनरल प्राइस लेवल। राइज इन जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा राइज होगा। मैंने आपको इन्फ्लेशनरी गैप की कंडीशन में ही बताया कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज होंगे। क्यों राइज होंगे, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है।
एग्रीगेट सप्लाई क्यों कम है? क्योंकि आउटपुट जो है वो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम था और रिसोर्सेज जो है फुल्ली यूटिलाइज हो चुके थे। और यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के बाद आती है, जिसमें रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो चुके होते हैं। रिसोर्सेज बढ़ नहीं सकते, जब रिसोर्सेज नहीं बढ़ सकते तो एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रोड्यूसर्स के बीच में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या है, चीज़ों की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा हाई करते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन पीछे से नहीं होती है। तो जनरल प्राइस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। इकॉनमी में क्या हो जाता है? इन्फ्लेशनरी क्राइसिस होता है। फिर इसके बाद जो है प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा इसमें लॉस होता है एक्सेस डिमांड की कंडीशन में। जैसे डेफिशिएंट डिमांड में भी लॉस होता था और इस एक्सेस डिमांड की कंडीशन में भी प्रोड्यूसर्स को लॉस होता है और इकॉनमी की ग्रोथ नहीं होती है। Now we are doing difference between excess demand and deficient demand. Excess demand, deficient demand. It refers to a situation when aggregate demand is greater than aggregate supply corresponding to full employment level in the economy. Mean to say excess demand में हमेशा aggregate demand aggregate supply से ज़्यादा होती है, greater होती है। Aggregate demand is greater than aggregate supply corresponding to full employment level. लेकिन deficient demand में क्या होता है? It refers to a situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level. So aggregate demand is less than aggregate supply. Second difference is it leads to inflationary gap. Excess demand से क्या होता है? Inflationary gap arise होता है, और deficient demand से क्या होता है? It leads to deflationary gap. Let's see it with the help of diagrams. तो हम diagrams का difference भी दे सकते हैं इसमें। तो इसको हम डिफरेंस को कैसे लेंगे? ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस। तो डिफ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड को हम कैसे शो कर सकते हैं? यहाँ नीचे x एक्सिस पे हमने लिया इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड GDP, और यहाँ पे क्या लिया हमने? एग्रीगेट डिमांड। तो ये हमारी 45 डिग्री लाइन दैट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस पॉइंट पे इक्वल है। इस पॉइंट पे इसको हम E का नेम दे देते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे हुआ है, इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे के ऊपर है, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की है। यहाँ पे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो चुके हैं। अब क्या है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, एग्रीगेट डिमांड राइज हो गई है। तो इसको हम इसके बिल्कुल पैरेलल शो करेंगे, और ये हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जितनी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ने मिलकर करी है। तो E पॉइंट यहाँ पे होगा E1 न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे इसको हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन होती है ये हमेशा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में होती है। मतलब एक ओवर जो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद की सिचुएशन है ये है जब डिमांड बढ़ी है, लेकिन हमने इसको कॉरस्पॉन्डिंग लेवल कहाँ देखना था? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ देखना था। तो यहाँ पे जो ये वाला गैप होगा, ये ADF और ADP का जो गैप होगा इसको हम नेम देते हैं EG। जो EG का गैप है यही क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप, और यही क्या है? एक्सेस डिमांड। इट लेड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप, लेकिन ये क्या है? इट लेड्स टू डिफ्लेशनरी गैप। इसमें क्या होगा? इसमें जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ बनेगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के, ये हमारा y एक्सिस, और यहाँ पे हम ले लिए AD, और ये हमारी इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और GDP। तो ये हमारी 45 डिग्री लाइन, AS लाइन, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है E पॉइंट, ये हमारा लेवल जो है OY लेवल ऑफ इनकम, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन इसमें क्या है? डेफिशिएंट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड कम होती है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ पैरेलल होगा, ये यहाँ पे होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा क्या है? प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ रिलेटेड जो हमारी इनकम थी उसी के साथ हम इसका गैप देखेंगे। ये वाला जो गैप है EH का जो गैप है दैट इज डेफिशिएंट डिमांड, और वी कैन से दैट डिफ्लेशनरी गैप।
तो आपको क्लियर हो गया कि जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसमें एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड कर्व से ऊपर बनती है, और इसमें डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की जो एग्रीगेट डिमांड है उससे नीचे बनती है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो हमारी एक्चुअल में डिक्रीज हुई है। तो ये हम डायग्राम्स का डिफरेंस भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद थर्ड डिफरेंस है, इट अकर्स मेनली ड्यू टू राइज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स। इन सब चीज़ों में राइज होता है, तो इसी वजह से एक्सेस डिमांड होती है। और जो ये वाला है डेफिशिएंट डिमांड है, इट अकर्स ड्यू टू फॉल इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स। Fourth point, it does not affect on output and employment level as economy is already operating at full employment level। तो इकोनॉमी में रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो चुके हैं, तो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइजेशन हो चुकी है रिसोर्सेज की, तो इसका मतलब क्या है, आइडल कैपेसिटी नहीं है, तो आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, फॉल इन आउटपुट और फॉल इन एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड में शॉर्टेज हुई है, एग्रीगेट डिमांड कम हुई है, तो इस वजह से आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जो एक्सेस डिमांड है इसमें क्या होगा, प्राइसेस राइज हो जाएंगी, इन्फ्लेशनरी गैप है, मीन टू से प्राइसेस राइज होंगी, और इसमें डिफ्लेशनरी गैप है, इसलिए प्राइसेस क्या होंगी, कम होंगी। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। आई थिंक सो ये वाले टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं, और अगर नहीं भी क्लियर हुए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।